हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को उत्प्रेरक पढ़ा रहा था, जो कि अपृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से हैं। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक में उत्प्रेरक का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे, या उत्प्रेरक का प्रकार कर सकते हैं। तो उत्प्रेरक के प्रकार में कार्यविधि के आधार पर बताए थे धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरण। यह 3 प्रकार का बता चुका था पिछले वीडियो में आप लोगों को। अब यह चौथा यहाँ पर बताना है। चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण इसको कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो प्रेरित उत्प्रेरण मतलब, प्रेरित मतलब हो जाएगा कि दूसरे को उत्प्रेरित करना। तो प्रेरित उत्प्रेरण में, यानी कि अब तक जो पढ़े थे, जैसे पॉजिटिव उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस था। पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या था कि कोई भी उत्प्रेरक हो या कोई भी ऐसा कोई पदार्थ हो जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता हो। और निगेटिव उत्प्रेरक था कि ऐसा उत्प्रेरक हो जो कि अभिक्रिया की गति को क्या करता है, घटा देता है। और वहीं पे स्व उत्प्रेरण, यानी क्या कोई बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण में एक अपक्रिया ही उत्प्रेरक का कार्य करती है, यानी कि एक संपूर्ण अपक्रिया ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसमें प्रेरित उत्प्रेरण में क्या है कि ऐसी अपक्रिया होती है जो कि दूसरी अपक्रिया को होने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि एक अपक्रिया नहीं हो रही है तो दूसरी अपक्रिया वो क्या करता है कि उस अपक्रिया को पूर्ण करता है। तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि तो प्रेरित उत्प्रेरण में क्या है कि इसमें एक अपक्रिया दूसरी अपक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो सीधे सीधे परिभाषा हो जाएगी कि यहाँ पर ऐसी अपक्रिया जो दूसरी अपक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब कोई अपक्रिया किसी दूसरी अपक्रिया की गति को, जब कोई अपक्रिया किसी दूसरी अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है,
गति को बढ़ा देता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। तो जब कोई अपक्रिया किसी दूसरी अपक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। तो इस प्रकार एक अपक्रिया Na2SO3 प्लस हाफ O2, यह बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे Na3SO3 प्लस हाफ O2, यह बनेगा कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं होगी। तो यानी कि जब सोडियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, तो जो सोडियम सल्फाइड है यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है और कम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड की अगर वो ऑक्सीजन से अपक्रिया कराते हैं, वायु की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, तो यह कम वायु की उपस्थिति में अपक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर इन दोनों की अपक्रिया अगर साथ में कराई जाती है तो यह भी अपक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा सोडियम Na2SO3 प्लस Na3ESO4 O3 प्लस O2, यह प्रेरित उत्प्रेरण होगा, प्रेरित उत्प्रेरण। तो यहाँ पे बनेगा Na2SO4 प्लस Na3ESO4। तो यानी कि जो सोडियम सल्फाइड है यह अगर सोडियम आर्सेनाइड से अपक्रिया करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह सोडियम आर्सेनेट में सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। और सोडियम सल्फाइड भी सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइड भी सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यानी कि यह अपक्रिया क्या हो रही है, पूर्ण हो जा रही है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड की वजह से यह सोडियम आर्सेनाइड क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फाइड की अपक्रिया है यह सोडियम आर्सेनाइड के लिए क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो यहाँ पर है कि एक अपक्रिया दूसरी अपक्रिया के लिए दूसरी अपक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं
कि सोडियम Na2SO3 का वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है। वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड वायु से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। वायु से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। यदि सोडियम सल्फाइड व सोडियम आर्सेनाइड के विलयनों को मिलाकर वायु प्रवाहित करने पर दोनों पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। दोनों पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है। प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड वायु से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। यदि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड के विलयनों को मिलाकर वायु प्रवाहित करने पर दोनों पदार्थों का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो जैसा कि अब बताए भी थे कि सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जा रहा है सोडियम सल्फेट में, और सोडियम आर्सेनाइड की वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर
अगर दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को मिलाकर उसमें वायु प्रवाहित करते हैं, तो वायु प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है और सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण अपक्रिया सोडियम आर्सेनाइड के लिए क्या करता है, प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब अगला हेडिंग है उत्प्रेरकों के लक्षण। उत्प्रेरकों के लक्षण। उत्प्रेरकों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरकों के अभिलक्षण में या उत्प्रेरक के लक्षण में देखेंगे तो उत्प्रेरक के बहुत से लक्षण होते हैं। जैसे जो उत्प्रेरक होता है वह यानी कि प्रत्येक अपक्रिया के लिए एक निश्चित उत्प्रेरक होता है। हर एक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्या होता है, निश्चित होता है। और क्या होता है कि जितने भी उत्प्रेरक होते हैं वह अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बस अपक्रिया की गति को क्या करते हैं, या बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। तो जितने भी उत्प्रेरक होते हैं वह या तो अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं या तो नष्ट कर देते हैं। इस तरह से कई कार्य होते हैं। तो जितने भी उत्प्रेरक होते हैं ना तो उसका भार परिवर्तन होता है, ना कुछ भी परिवर्तन होता है। वो उत्प्रेरक हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक उत्प्रेरक की मात्रा अपक्रिया के पश्चात या ऐसे कह सकते हैं, और रासायनिक संगठन अपक्रिया के पश्चात भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रत्येक उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है और रासायनिक संगठन होता है वो अपक्रिया के पश्चात क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि वह अपक्रिया के पहले जितना था, जो उत्प्रेरक मिलाते हैं तो वह अपक्रिया के पहले जितनी मात्रा होती है वह अपक्रिया के बाद भी उतनी ही मात्रा होती है। तो इसलिए और जो संगठन होता है वह कभी नहीं बदलता। तो यानी कि प्रत्येक उत्प्रेरक की मात्रा और
प्रत्येक उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है और रासायनिक संगठन वह अपक्रिया के पश्चात क्या होता है, नहीं बदलता है। उत्प्रेरक केवल अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है। तो भाग नहीं लेगा तो बस यानी कि जितनी मात्रा रहेगी और जो संगठन रहेगा बस वह अपक्रिया के पश्चात क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है जो उत्प्रेरक की मात्रा होती है बहुत थोड़ी सी मात्रा यानी कि एकदम सूक्ष्म मात्रा ही किसी अपक्रिया के लिए पर्याप्त होती है, किसी भी अपक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि एकदम कोई भी पदार्थ जो उत्प्रेरक का कार्य करता है उसकी सूक्ष्म मात्रा ही किसी अपक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि यह नहीं है कि कोई अपक्रिया हो रही है तो उसमें ढेर सारा पदार्थ मिला दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे यानी कि जो उत्प्रेरक का कार्य करता है उसकी थोड़ी सी मात्रा ही उस अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही किसी अभिक्रिया की गति परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त होती है। तो जो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा होती है यानी कि थोड़ी सी मात्रा ही किसी भी अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है या तो घटा सकता है या तो नष्ट कर सकता है। जैसे इतना बड़ा शरीर है सबका, गोली ही पर्याप्त होती है बुखार को नष्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो उसी तरह से उत्प्रेरक भी होता है कि यानी कि प्रत्येक अपक्रिया में थोड़ी सी मात्रा मिला दिया जाता है उत्प्रेरक की, बस वह अपक्रिया क्या होती है, पूर्ण होने लगती हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। यानी कि दो पदार्थ आपस में अपक्रिया कर रहे हैं तो यह नहीं कि उत्प्रेरक ही उस अपक्रिया को प्रारंभ करेगा, केवल पदार्थ ही अपक्रिया को प्रारंभ करते हैं। यानी कि जो अभिकारक के पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वह अपक्रिया को प्रारंभ करते हैं, न कि उत्प्रेरक अपक्रिया की गति को प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। यह तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी अभिकारक होते हैं वह अपक्रिया को प्रारंभ करते हैं, वह एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं, उत्प्रेरक बाद में पड़ता है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा, उत्प्रेरक
अपक्रिया को उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दो पदार्थ परस्पर अपक्रिया करते हैं तो वह धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं, तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए बाद में उत्प्रेरक पड़ता है। या कोई पदार्थ तेज़ी से अपक्रिया कर रहे हैं तो उसकी गति को कम करने के लिए अलग से पदार्थ मिलाया जाता है, लेकिन यह मालूम नहीं होता कि पहले ही उत्प्रेरक डाल दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहले अपक्रिया प्रारंभ होती है तो उसकी गति के अनुसार पदार्थ को अलग से मिलाया जाता है, उत्प्रेरक को अलग से मिलाया जाता है। तो इस तरह से उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा उत्प्रेरक जो होता है वह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि जो साम्यावस्था क्या होती है, यानी कि जो अभिकारक का उत्पाद होता है और उत्पाद का जो यानी कि अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया का जो वेग होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, या तो अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, जब एकदम बराबर हो जाती है तो वह क्या होता है, साम्यावस्था में होता है। तो यानी कि जो उत्प्रेरक होता है वह साम्यावस्था को भी प्रभावित नहीं करता है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद में जो साम्यावस्था होगी वह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, वह समान रूप से अपक्रिया होती रहती है। तो उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। जैसे यहाँ पर है H2 प्लस I2, यह बनेगा 2HI। तो यहाँ पर यह प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला दिया जाता है। तो यह अपक्रिया यह साम्यावस्था में है, यानी कि यह अपक्रिया अग्र दिशा में भी हो रही है और पश्च दिशा में भी हो रही है। तो जिस तरह से जिस रफ्तार से या जिस गति से हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे से अपक्रिया करके 2HI बना रहे हैं, उसी गति से यह दोनों विखंडित होकर फिर हाइड्रोजन और आयोडीन में विखंडित हो जा रहे हैं। तो जिस गति से यह बन रहा है उसी गति से यह क्या होता है, विखंडित हो जा रहा है। और जबकि उत्प्रेरक प्लेटिनम लगा हुआ है तो प्लेटिनम साम्यावस्था को क्या कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है।
इसी तरह से जो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, यह मिलके अमोनिया बनाता है 2NH3। तो इसमें आयरन यह क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह क्या कर रहा है कि यह जो साम्यावस्था है इसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि जिस गति से नाइट्रोजन और वह हाइड्रोजन परस्पर अपक्रिया करते हैं, परस्पर अपक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक उसी गति से यह अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या करता है, विखंडित होने लगता है। तो यानी कि अग्र अपक्रिया की दर और पश्च अपक्रिया की दर क्या होती है, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यह प्रभावित नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है कि प्रत्येक अपक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक फिक्स होता है, यानी कि उस उत्प्रेरक के अलावा दूसरा उत्प्रेरक उस अपक्रिया में नहीं मिलाया जा सकता। यानी कि हर एक अपक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक फिक्स होता है। तो क्या होता है कि उत्प्रेरक अपक्रिया में विशिष्ट होता है। अपक्रिया में क्या होता है, विशिष्ट होने का मतलब कि कोई भी अपक्रिया हो रही है तो उस अपक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक निश्चित होता है, यानी कि दूसरा कोई भी उत्प्रेरक उसमें मिलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उत्प्रेरक अपक्रिया में विशिष्ट होता है। अपक्रिया में विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। क्योंकि अभी यह अपक्रिया देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर अपक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। तो इस अपक्रिया में आयरन ही मिलाया जाता है, इसके अलावा कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता। यह नहीं कि दूसरा कोई पदार्थ मिलाया जाता है। तो अगर दूसरा पदार्थ मिलाया भी जाता है या दूसरा उत्प्रेरक मिलाया भी जाता है तो वह अपक्रिया की गति को बढ़ा भी देता है या घटा भी सकता है, या सीधे सीधे कहते हैं कि उत्प्रेरक की या जो उत्प्रेरक मिलाया गया उसकी गति को बढ़ा देता है या उसकी गति को घटा देता है या एकदम नष्ट कर देता है उसको। तो इस प्रकार से प्रत्येक अपक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए कहा गया है कि उत्प्रेरक अपक्रिया में क्या होता है, विशिष्ट होता है। जैसे यहाँ पर है C2H5OH, यहाँ पर है उत्प्रेरक Al2O3। इसको गर्म किया जाता है तो यह बनता है C2H4 प्लस H2O। यह क्रिया निर्जलन होती है। और एक अपक्रिया है C2H5OH। यहाँ पे कॉपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो यहाँ पर C2CH3CH2 प्राप्त होता है प्लस
हाइड्रोजन, तो यह बी हाइड्रोजनीकरण होता है, बी हाइड्रोजनीकरण होता है। तो एक ही पदार्थ है, लेकिन जब निर्जलन होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी मिलाया जाता है, और जब भी हाइड्रोजनी होता है तो इस एथिल अल्कोहल की वाष्प को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, तो यह एसिटाल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस का निकलना बे हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और निर्जलन मतलब बिना जल का, यानी कि जल का निकलना निर्जलन होता है। तो यहाँ से एथिल अल्कोहल से जल निकल रहा है किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो इसलिए प्रत्येक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्या होता है, विशिष्ट होता है। लास्ट पॉइंट बता दें, यानी कि अगर उत्प्रेरक को थोड़ा सा विभाजित कर दिया जाए या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाला जाता है तो वह क्या होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि खुरदरे पृष्ठ पर अपक्रिया तेजी से होती है। चिकने पृष्ठ पर अपक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन खुरदरे पृष्ठ पर क्या होता है, अपक्रिया तेजी से होती है। तो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली होता है। तो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक क्या होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उसके खुरदरे पृष्ठ हो जाते हैं, तो खुरदरे पृष्ठ पर अपक्रिया तेजी से होती है। तो इस प्रकार से आप लोग, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे, तुरंत वह नोटिफिकेशन में पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। और आप लोग जितना नोट्स बना सकें बना के अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू।